गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात आप सभी को। चलिए, आज तक जो हम लोग ऑसिलेशन पढ़ते रहे उसमें हम ये सोचते रहे कि हमने जितना एनर्जी प्रोवाइड कर दिया बस अब वो जिंदगी भर टिका रहेगा। मतलब मैंने अगर इसको यहां तक खींचा तो क्या हुआ बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास था ना, यहां था। ध्यान से सुनिएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, फिर मैंने इसको यहां खींचा। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहां चला गया, पहले कहां था? यहां। क्या बात है, अब कहां है? यहां, यानी ऊपर उठ गया। सेंटर ऑफ मास इज गिवन अ हाइट। तो इस वजह से इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी हमने इसको डेवलप कर दिया, हमने इसके अंदर में एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर दिया। अब छोड़ देने से यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, एंड सो ऑन। मतलब यहां हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो पूरा यूज हो जाएगा और यहां पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी अभी आया ये फिर से इसको उधर ले जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। फिर वही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आया, फिर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, फिर यहां पर 10 पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो हम क्या मान लिए थे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसका जो टोटल एनर्जी है दोनों मिलाकर, जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये कहीं भी लॉस नहीं होगा, हमने ऐसा सोच लिया था। लेकिन आप तो जानते हैं कि असलियत में हम अगर इसको ऑसिलेट करते हुए छोड़ दे तो क्या ये जिंदगी भर ऑसिलेट होगा? क्या ये जिंदगी भर ऑसिलेट होगा? क्या ये रुकेगा नहीं? देखिए रुक गया। ये क्यों रुक रहा है? पहली बात, यहां पर फ्रिक्शन है, जहां मैंने पकड़ा है वहां फ्रिक्शन है। दूसरी बात, हवा का रोक टोक हो रहा होगा, एयर फ्रिक्शन। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में दुनिया तरह का फ्रिक्शनल लॉसेस के कारण इसका जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और इस वजह से जो ऑसिलेशन है वो नेचुरल नहीं रह पाता, वो हो जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। समझ में आया बात? जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग। तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू सराउंडिंग factors, due to surrounding factors, the energy of SHM is lost and the SHM is no more natural. नेचुरल का मतलब क्या है? एसएचएम नेचुरल नहीं रहेगा। तो नेचुरल का मीनिंग क्या है ना भाई? नेचुरल का मीनिंग है एनर्जी नॉट लॉस्ट, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है? तो एंड द एसएचएम इज नो मोर नेचुरल, मतलब एनर्जी विल बी लॉस्ट। देयरफॉर द एसएचएम विल डैम्प। समझे? तो डैम्प में क्या होता है? इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, इन पहले हम आपको दुनिया भर का सपना दिखा दिए और अब हम असलियत में आ गए। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट फॉरएवर, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ टाइम। ये नंबर 1। दूसरा, टाइम पीरियड इंक्रीजेस।
टाइम पीरियड इंक्रीजेस। याद रखिएगा, टाइम पीरियड इंक्रीजेस का मतलब कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं गलती से कभी कभी कि बहुत फास्ट हो गया मोशन, जबकि उल्टा है। टाइम पीरियड इंक्रीजेस मतलब मोशन स्लोज डाउन। तो चलिए थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास नहीं है, आइए देखते हैं। तो हम एक क्या करेंगे, एक स्प्रिंग, वर्टिकल स्प्रिंग के साथ एक मास लगा देंगे। अगर नेचुरली हुआ, इफ नेचुरल, तो क्या होता है, क्या होता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा कुछ होता है ना। अगर नेचुरल हुआ तो यहां पर a क्या हुआ, एम्पलीट्यूड है। क्या ये कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है, समझे। अच्छा, ये हो गया बात नेचुरल का। बट इफ डैम्प्ड, अभी हवा के कारण ये कितना रुकेगा, एयर फ्रिक्शन के कारण ये सिस्टम कितना रुकेगा, और यहां पर कितना फ्रिक्शन विक्शन होगा, ये सब देखना नामुमकिन है हमारे लिए। एयर के कारण कितना फ्रिक्शन हो रहा है ये जानना हमारे लिए नामुमकिन है। इसलिए हम क्या करेंगे, जानबूझ के इसको रोकेंगे। कैसे? प्रॉपरली पढ़ाई करने के लिए हम एयर वेयर का भरोसे में नहीं रहेंगे। एयर कब उसको रोकेगा, हवा का बहाव इसको कब रोकेगा, मैं उसके भरोसे नहीं रह सकता। इसीलिए वी विल हैव टू डैम्प द ऑसिलेशन इंटेंशनली एंड स्टडी फर्दर। तो क्या करेंगे, वी विल connect this mass via a rod to a disc. इस मास के साथ हम एक डिस्क लगा देंगे। सर उससे क्या होगा? उससे होगा कुछ नहीं, हम इस डिस्क को पानी में डुबा देंगे। ओ, अब समझा, समझा क्या होगा, समझा। यानी हम पानी से इस ब्लॉक का ऑसिलेशन को रोकेंगे। देखो, जब तुम पानी के अंदर अपने हाथ को डुबा के जोर से ऐसा करोगे तो क्या होगा, यहां पर दर्द देगा, क्योंकि जब तुम पानी में अपने हाथ को इस तरह चलाओगे तो पानी तुमको अपोजिट डायरेक्शन में रोकेगा। जितना जोर से चलाओगे उतना ज्यादा रोकेगा। जितना जोर से अपने हाथ को घुमाओगे पानी के अंदर अपने हाथ को जितना जोर से घुमाओगे उतना ज्यादा यहां दुखेगा, दर्द देगा। समझ रहे हो ना? सो द वाटर विल प्रोवाइड अ डैम्पिंग फोर्स विच विल ट्राई टू डैम्प द ऑसिलेशन। तो इसके जगह, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, दिस इज द डैम्पिंग एजेंट। समझे? ये रॉड का मास, ये वेन का मास, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मासलेस। ये जो रॉड है, ये जो डिस्क है, मासलेस। रोक कौन रहा है, पानी। तो वाटर विल प्रोवाइड इन द अबव एक्सपेरिमेंट, water will provide damping force F suffix D, और F suffix D जो होगा is directly proportional to minus of V। ज्यादा मुसीबत नहीं है समझना इसको। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन में इस ब्लॉक का वेलोसिटी नीचे की ओर v है, इस ब्लॉक का वेलोसिटी नीचे की ओर v है मान लीजिए। तो मैंने आपको क्या बोला, पानी के अंदर आप जितना जोर से हाथ घुमाएंगे उतना ज्यादा आपको यहां पर दर्द होगा, क्योंकि उतना ज्यादा डैम्पिंग फोर्स होगा। इसका मतलब इस ब्लॉक का वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पानी उसको रोकेगा। समझे? और अगर वेलोसिटी नीचे है तो डैम्पिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर।
डैम्पिंग फोर्स लगेगा ऊपर। अच्छा, जब ये नीचे जा रहा होगा तो स्प्रिंग लंबा हो रहा होगा, यानी एक्स किधर है, नीचे, एक्स डिस्प्लेसमेंट। जब ये नीचे जा रहा होगा तो स्प्रिंग क्या हो रहा होगा, अपने नेचुरल लेंथ से और लंबा हो रहा होगा, तो एक्स भी किधर होगा, नीचे। और हम तो जानते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स किधर होता है, ऊपर। रेस्टोरिंग फोर्स होता है ऊपर। आई बात समझ में? अच्छा, और ये ब्लॉक जा किधर रहा है, नीचे, तो एमए किधर होगा, एमए होगा नीचे। आई बात समझ में? तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे भाई, एफ डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वी, वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड यहां पर बी इज क्या, डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट मतलब सपोज कीजिए आप पानी की जगह, यहां जो आपने पानी भर दिया है, अगर आपने पानी की जगह मान लीजिए ग्लिसरीन ले लिया, या पानी की जगह आपने मान लीजिए हनी ले लिया, हनी ले लिया मान लीजिए, तो ज्यादा रोकेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कि पानी की जगह अगर कोई और होता तो हो सकता है जिस तरह पानी रोकता है उस तरह सभी रोकेगा क्या, नहीं। तो इसीलिए बी क्या है, डिपेंड करता है कि आपने क्या अंदर भरा है ना। तो B इज डैम्पिंग कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द डैम्पिंग एजेंट, डिपेंड्स अपॉन द डैम्पिंग एजेंट, ठीक है। नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ऊपर FR है, ऊपर FD है और नीचे MA है, तो मैं क्या लिख सकता हूं ना भाई, FR प्लस MA सॉरी प्लस FD इज इक्वल टू MA, बराबर है। फिर FR की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस KX, ये तो आपको पहले से मालूम है, और FD की जगह हम अभी अभी क्या लिखे रहे हैं, माइनस BV इज इक्वल टू MA। तो एक काम कीजिए, दोनों को एक साइड लिखिए, इज इक्वल टू 0 कीजिए, तो MA प्लस BV प्लस KX इज इक्वल टू 0। फिर क्या कीजिए, M को कर दीजिए सबसे डिवाइड, तो A प्लस B बाई M इंटू V प्लस K बाई M इंटू X इज इक्वल टू 0। फिर आप जानते हैं कि आप A की जगह लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अच्छा, ये B बाई M एक कांस्टेंट है, इसको अलग से लिखिए, और V की जगह आप लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। फिर K बाई M एक कांस्टेंट है, उसके जगह आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, K बाई M इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमने अभी डिराइव किया, ये एक्चुअली क्या है, क्या है, नेचुरल ऑसिलेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, dx अपॉन dt का स्क्वायर इज प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सर नहीं दिख रहा, ओके ओके, टेंशन नको, टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन, और एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहां पर देखिए ये टर्म एक्स्ट्रा है, ये टर्म और ये टर्म तो यहां भी था, यहां पर ये टर्म एक्स्ट्रा है। तो जिस तरह से इसको दो बार इंटीग्रेट करने पर हमको ये मिला था, इफ यू रिमेंबर, इसको हमें दो बार इंटीग्रेट करने पर ये मिला था, तो उसी तरह से इसको भी हमें दो बार इंटीग्रेट करने पर कुछ मिलना चाहिए। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दैट पार्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस, हम बस इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सॉल्विंग द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। अबव मतलब यहां अबव है बट इधर बिलो है, वैसे ये क्या है, क्या है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, एमसीक्यू में आता है डायरेक्ट स्टेट बोर्ड में, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये तो रहेगा ही, बस प्लस में क्या आएगा,
b बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, x का है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है, x का है, किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में है। तो सॉल्व करने पर हमें x का ही फंक्शन मिलेगा, किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। बट इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना प्यारा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा, x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m, ये पूरा चीज पावर में है, e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5, साइन नहीं कॉस आएगा, साइन भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, बट हमारे किताब में साइन लिखा है जहां तक मुझे याद है। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा डैश टी प्लस 5, फाइन। तो ये जो मैंने अलग से आपको ब्लैक कलर में लिख के दिखाया है, ये क्या होना चाहिए, यहां पर ये क्या है, एम्पलीट्यूड है जो कि कांस्टेंट है। बट देखो यहां पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ई टू द पावर माइनस, मतलब समय बीतेगा तो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, वेयर एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, इट डिक्रीजेस विथ टाइम। समझे, अरे e टू द पावर माइनस एक्स जो है ना, ये डिक्रीजेस विथ टाइम होता है, समझे। e टू द पावर प्लस एक्स इंक्रीज होता है, बट e टू द पावर माइनस एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो कैसा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस बी टी बाई 2m। हालांकि द इक्वेशन इज स्टिल एसएचएम, बट एम्पलीट्यूड नॉट कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, समझे। और ये जो मैंने ओमेगा डैश लिख दिया है, व्हाट डज दिस मीन, कि यहां पर जो ओमेगा आएगा सॉल्व करने पर, यहां पर क्या आया था, यहां पर ओमेगा क्या आया था, अंडर रूट के बाई एम आया था, बस। तो यहां पर ओमेगा डैश क्या आएगा पता है आपको, एंड ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर। सिर्फ याद करना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है ना। न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नाउ रिड्यूस्ड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नाउ रिड्यूस्ड, समझे। तो टाइम पीरियड कितना होगा फिर, टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, ये खुद ही ओमेगा है, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू दिस, हाँ, बाई 1 अपॉन अंडर रूट में क्यों, हाँ ठीक है, 1 अपॉन के बाई एम माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर में माइनस आया है, इसका मतलब टी क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो हियर वी कंप्लीट द टॉपिक डैम्पिंग। याद रखिएगा, व्हाट इज द कंडीशन, कि भाई एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ टाइम, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, मोशन स्लोज डाउन, एनर्जी इज लॉस्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ और है, एक्स का इक्वेशन कुछ और है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह रहा कि हम जो उम्मीद करते हैं कि आजीवन एक ही एम्पलीट्यूड में, एक ही टाइम पीरियड में ये हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, ये गलत है, समझे। हमने क्या अज्यूम किया था कि नो एनर्जी इज लॉस्ट, यानी एसएचएम विल बी नेचुरल, वो गलत है। कुछ ना कुछ करके तो भाई ऑसिलेशन डैम्प हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा, समझ में आया बात। कुछ ना कुछ करके ऑसिलेशन डैम्प हो जाएगा। अब जो कहानी हम आपको सुनाएंगे वो आपको और ज्यादा समझ में आना चाहिए। क्या है वो, फोर्स्ड ऑसिलेशन।
फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते इनके बारे में, बस थोड़ा थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस एग्जामिन इट प्रैक्टिकली, लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके घर में एक पेंडुलम वाला घड़ी है। कैसा घड़ी है? पेंडुलम, यानी ऐसा करके घड़ी है, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, और घड़ी के कांटे तब चलेंगे जब पेंडुलम ऑसिलेट होगा। समझे? जब पेंडुलम इस तरह ऑसिलेट होगा, जब पेंडुलम इस तरह ऑसिलेट होगा तो मैकेनिकली क्या होगा, ये कांटे गोल गोल घूमेंगे और आपको समय का सही अंदाजा मिलता रहेगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि आप कितना भी कुछ कर लो, आप देखना घड़ियों को क्या करते हैं, ऐसे घड़ियों को क्या करते हैं, एक कांच के डब्बे में अच्छे से बंद कर देते हैं। क्यों? ताकि हवा का रोक टोक इसको ऑसिलेशन को स्लो ना कर दे, ताकि एयर फ्रिक्शन के कारण इसका ऑसिलेशन खराब ना हो जाए, इस तरह का डैंपिंग ना हो जाए। तो हम, चलो ठीक है, कांच के डब्बे में हमने इसको बंद तो कर दिया, हवा का रोक टोक से हमने इसको बचा लिया, बट आखिर ये जो रॉड है, ये रॉड कहीं ना कहीं अंदर जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं तो फ्रिक्शन होगा जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, उसको ग्रीजिंग विजिंग करके आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, पूरी तरह से 100% अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डैम्प होगा, ये भी डैम्प होगा। अगर मान लीजिए डैम्प नहीं होता, इफ नॉट डैम्प्ड, तो हम क्या कहते हैं उसको? नेचुरल कहते। इफ नॉट डैम्प्ड then oscillation is natural, और उसका नाम है and is known as free oscillation। तो what is free oscillation? जिसमें डैम्पिंग ना हो। बट आप तो जानते हैं कि प्रैक्टिकली डैम्प तो होगा ही, बट we know practically the system oscillation will damp, मतलब स्लो डाउन। तो उस समय हम क्या बोलेंगे ऑसिलेशन को? डैम्प्ड ऑसिलेशन। बट ऐसे अगर होता रहा तो आपके घड़ी का जो टाइम होगा वो बराबर होगा क्या? बताइए, आप क्या उम्मीद करते हैं कि भाई इसका जो लेंथ है वो L है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है और वो G है, तो घड़ी का टाइम पीरियड होगा T = 2 पाई √L/G। आप यही अज्यूम करते हैं, बट यहां देखिए, ये फॉर्मूला कब आता है? जब आप लिखते हैं 2 = 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा कितना लिखते हैं आप? ओमेगा लिखते हैं √K/m। यानी आप पहले ये अज्यूम करते हैं तो आप ये लिखते हैं, तो आता है टाइम पीरियड इतना। बट डैंपिंग में आप देख रहे हैं ये है ओमेगा, ये ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा है, तो फिर टाइम पीरियड भी ये नहीं होगा, ये होगा, तो फिर ये फॉर्मूला भी लागू नहीं होगा। टाइम पीरियड विल इंक्रीज, दैट इज टाइम पीरियड विल इंक्रीज, मतलब घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी विल शो इनकरेक्ट टाइम। तो इसी चीज को आप कैसे अवॉइड करोगे? आपको तो मंजूर नहीं होगा ना कि आप घड़ी देख रहे बज रहा 2 दिखा रहा 3, आपको ये मंजूर तो होगा नहीं। तो कैसे करोगे आप? क्या करोगे? चाबी दोगे ना। आजकल की घड़ी पेंडुलम बेस्ड नहीं होती, बैटरी बेस्ड होती है। क्यों? क्योंकि बैटरी में जो डैंपिंग होता है वो बहुत ना के बराबर होता है। 1 साल 1.5 साल तक घड़ी का जो टाइमिंग है, अगर अच्छा कंपनी का है तो
खराब नहीं होता 1 साल 1.5 साल तक। फिर बैटरी जब बहुत कमजोर होता है तो घड़ी सीधा चलना बंद कर देता है, घड़ी धीरे धीरे नहीं चलता। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। बट पुराने जमाने में हम क्या करते थे, पुराने जमाने में हम इसको चाबी देते थे, हम इसको चाबी देते थे, जैसे खिलौने को चाबी देते हैं ना, वैसे हम इसको चाबी देते थे। तो चाबी देकर हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डैम्प ना हो। चाबी देकर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डैम्प ना हो, मतलब डैम्पिंग इसमें है, ऑल्दो देयर यानी वी सप्रेस द डैम्पिंग। सो क्या करते हैं हम, टू अवॉइड, टू सप्रेस द डैम्पिंग, टू सप्रेस द डैम्पिंग वी फोर्स इट टू ऑसिलेट, it to oscillate, known as forced oscillation। समझे, यानी ऑसिलेशन में डैम्पिंग होगा, ऑसिलेशन में डैम्पिंग होगा, लेकिन वी विल सप्रेस इट, हम उसको दबा देंगे। कैसे, चाबी देकर। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं होगा, हम उसको फोर्स कर देंगे, इक्वल टू 0 नहीं होगा, हम उसको फोर्स कर देंगे। समझे, हम उसको फोर्स कर देंगे, मतलब हम उसको कुछ एक टाइम फंक्शन बेसिस पर एक फोर्स देंगे, जिससे क्या होगा, ये डैम्पिंग इक्वेशन तो होगा, बट डैम्पिंग इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं होगा, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होगा, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा। तो ये जो मैंने लिख दिया, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, फोर्स्ड ऑसिलेशन का। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, फोर्स्ड ऑसिलेशन का। अब एक बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम जब अब अपने मर्जी के मालिक हो गए हैं, हम जब जितना चाहे उतना फ्रीक्वेंसी से इसे हम नचा सकते हैं। समझ में आ रहा है, सिंस देखिए खुद से नाचेगा तो ये फ्रीक्वेंसी होगा, आखिर ये फ्रीक्वेंसी ही है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। खुद अगर नाचा तो ये फ्रीक्वेंसी होगा, डैम्प अगर हुआ तो ये फ्रीक्वेंसी होगा, और फोर्स अगर हुआ तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फोर्सिंग एजेंट। समझे, यानी फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑफ एनी वैल्यू। ये आप एग्जाम में लिखिएगा मत, ये सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन कोई देखेगा तो हंसेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हम और आप मिलकर क्या बोलना चाहते हैं, उसको ये पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि मैं और आप, यानी मैं और मेरे स्टूडेंट्स ये लिखकर क्या बताना चाहते हैं, ये सामने वाला को पढ़ के समझ में नहीं आने वाला। इसलिए इस पार्ट को पेपर में लिखिएगा मत, बस समझिए कि सिंस ऑसिलेशन अब मेरे हाथ में आ गया है, तो मैं जितना फ्रीक्वेंसी चाहूं उतना फ्रीक्वेंसी उसको नचा सकता हूं। समझे, ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब सुनिए एक और काम का बात। तो सवाल ये उठता है, मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मान लीजिए यानी इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, और नॉन इंटेंशनली, यानी गलती से या जानबूझकर, ठीक है। इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, और नॉन इंटेंशनली मतलब गलती से। तो गलती से या जानबूझकर, सिंस हमारे हाथ में है कि हम कितना फ्रीक्वेंसी देना चाहते हैं, तो हो सकता है अ केस कैन अकर वेयर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मतलब
जिस फ्रीक्वेंसी से मैं उसको ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, है ना, ड्राइविंग नहीं लिखता इसको मैं, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से मैं नचा रहा हूं, वो हो सकता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, वो हो सकता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, मान लीजिए, ठीक है, कोई गाड़ी है मान लीजिए इस तरह से, और गाड़ी के सामने में आप जानते हैं कि हम एक कोई भी डिजाइन वहां लटकाते हैं। तो मान लें हमने एक मछली लटकाया, मान लीजिए एक फिश का हमने एक शोपीस टाइप का एक रस्सी से बांध के लटका दिया है, और वो हिल रहा है, हिलता है ना, तो सामने में ऐसा जो सामने ड्राइवर सीट बैठा है उसके यहां पर मछली ऐसा ऐसा हिल रहा है, ठीक है। तो क्यों हिल रहा है मछली? क्योंकि गाड़ी हिल रहा है, रोड थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो गाड़ी हिल रहा है तो मछली हिल रहा है। तो गाड़ी अगर ज्यादा हिलेगा तो मछली भी ज्यादा हिलेगा, समझे? गाड़ी अगर ज्यादा हिलेगा मछली भी ज्यादा हिलेगा। तो हो क्या रहा है कि हमने मछली को फोर्सफुली, हमने उस स्ट्रक्चर को फोर्सफुली ऑसिलेट करवाया, समझे? अब मान लीजिए कि हमने एक ऐसा फ्रीक्वेंसी से उसको ऑसिलेट करवाया जो किस्मत से उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर था, जानबूझकर या गलती से। मतलब मान लीजिए आप अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, √m/k by m, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है ना, और √k/m भी होता है। हाँ, तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ये है और मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आता है मान लीजिए 50 हर्ट्ज। तो ये इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, डिपेंडेंट है कि हमने यहां पर पानी रखा है कि ग्लिसरीन रखा है कि क्या रखा है, डिपेंडेंट है। तो जानबूझकर अगर हमने मान लीजिए इसका वैल्यू को 50 हर्ट्ज कर दिया, इसका मतलब इसका नहीं, इसका, हमने अगर जानबूझकर इसका वैल्यू को सॉल्व करके 50 हर्ट्ज करवा दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये डैम्प्ड इक्वेशन, अरे एक गलती हो गया, छोटा सा एक ब्लंडर सा मिस्टेक हो गया। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वो होगा कि नहीं होगा वो बताना नामुमकिन है, ठीक है। तो बस समझिए बात को कि नेचुरली अगर हम पकड़ते हैं तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और हमने मान लीजिए जानबूझकर उस मछली को 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से नचाया, तब एक अद्भुत सा चीज होगा, तब एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज होगा। क्या होगा पता है? उस समय उसका जो नाचने का जो एम्पलीट्यूड है, इट विल बी मैक्सिमम। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं, एंड दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज क्या? इज टर्म्ड एज रेजोनेंस, समझे? एंड एट रेजोनेंस क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। समझे? नहीं समझे? समझिए बात को कि आप अगर ये उम्मीद कर लीजिएगा कि आजीवन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, फिर तो बात गलत है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से सिस्टम डैम्प तो होगा।
किसी ना किसी तरह से सिस्टम तो डैम्प होगा, ठीक है। तो अगर डैम्प होगा तो उसका ऑसिलेशन बहुत कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, जो कि आपको मंजूर नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, सिस्टम को चाबी देंगे, आप सिस्टम को फोर्स करेंगे ऑसिलेट करने के लिए, बैटरी से चलाएंगे, चाबी देंगे, जबरदस्ती नचाएंगे। तो अब कितना फ्रीक्वेंसी से आप नचा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन गलती से या किस्मत से या जानबूझकर अगर आपने उतना फ्रीक्वेंसी से नचा दिया जो कि उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड सबसे अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। यानी एट वाई, सिंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। समझे? फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी when it is equal to the natural frequency। याद रखिएगा, गलती से या जानबूझकर, ठीक है। The forced frequency, the driving frequency is called resonant frequency when it is equal to natural frequency। और इस फ्रीक्वेंसी पर, at this frequency, system absorbs energy, system absorbs maximum energy। समझे? यानी ये फ्रीक्वेंसी के अलावा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी से आप नचा रहे हैं तो अच्छा खासा एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर नचाने से मैक्सिमम एनर्जी सिस्टम अब्सॉर्ब करेगा। इसलिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है और यही सब बातों को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस, समझे? रेजोनेंस। अच्छा, तो ये सब आप लिख लीजिए। और एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है। क्या है वो? कि हम कॉमनली क्या करेंगे, बहुत सारे पेंडुलम लटका देंगे अलग अलग लेंथ का, अलग अलग लेंथ का हम बहुत सारा पेंडुलम लटका देंगे और हम एक को नचाएंगे, बस एक को नचाएंगे। मान लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसके कारण ये भी नाचेगा क्योंकि यहां से लिंक्ड है। ये वाला पेंडुलम, ये वाला पेंडुलम, ये वाला पेंडुलम, ये वाला पेंडुलम, ये सारे पेंडुलम इससे लिंक्ड है। तो इसके कारण ये भी नाचेगा, ये भी नाचेगा, ये भी नाचेगा, ये भी नाचेगा, बट सबका लेंथ अलग अलग है और सबका इससे दूरी अलग अलग है, डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है। इसलिए सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी है, सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी है। अब किसी का लेंथ मान लीजिए इतना हो गया एडजस्ट कि उसका भी नाचने का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यूं समझ लीजिए कि फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो इसका एम्पलीट्यूड सबसे अधिक होगा। ये लोग सब इस तरह नाचेंगे, ऐसे ऐसे, ये लोग सब इस तरह नाचेंगे, लेकिन जिसका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा वो पागलों समान नाचेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो हम ये जो लेंथ है, लेंथ, लेंथ, ठीक है, अगर हम अलग अलग लेंथ का, अगर हम अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें, यानी इफ experiment is done at different lengths, at different lengths, अलग अलग टाइम में डिफरेंट लेंथ के लिए अगर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, डिफरेंट लेंथ के लिए अगर एक्सपेरिमेंट किया और एक ग्राफ बनाया गया मान लीजिए,
एक ग्राफ बनाया गया फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ बनाया गया तो वो ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा। यानी जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। मतलब यहां पर अगर आप देखिएगा, थोड़ा वीडियो यहां पर एडिट करना पड़ गया क्योंकि पता नहीं चला टाइम लिमिट कैसे हो गया था, वीडियो अपने आप बंद हो गया। देखिए आपको भी लगेगा साला अभी तो सब नहीं था, ये पूरा पढ़ा दिया मैंने, फिर जाकर चेक किया तो देखा कि लिखा हुआ है कि द वीडियो हैज बीन स्टॉप्ड बिकॉज यू हैव लिमिट द टाइम ऑफ वीडियो। वाह, वेरी गुड। धोखा हो तो ऐसा। तो मैं क्या बोल रहा था कि फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग में क्या होगा, बढ़ेगा 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 और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी अगर और बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड फिर से कम होने लगेगा। तो बताइए बड़ा, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? बिल्कुल सही, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी रहा तो भी एम्पलीट्यूड कम होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहा तो भी एम्पलीट्यूड कम होगा। क्यों? क्योंकि एट फ्रीक्वेंसीज अदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी द एनर्जी इज लॉस्ट मोर एंड एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड मोर, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, इसलिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? बहुत काम का है ये टॉपिक बहुत काम का है। आप इसको बीट्स में, स्टेशनरी वेव्स में, इनफैक्ट 12th क्लास में जब आप एसी पढ़ोगे तो वहां भी है ना, वहां भी ये काम आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बस इतना याद रखिएगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हो गया, फोर्स फ्रीक्वेंसी हो गया, तो फिर हम उसे कहते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या होता है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है। यहां पर देखिए मैंने कुछ ग्राफ बनाया था और समझा भी दिया था, बट दोबारा समझा रहा हूं। ये जो ग्राफ है ये बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, मतलब एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ये, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ये ग्राफ। देखिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है समय के साथ साथ, लेकिन ये जो ग्राफ है एक्स वर्सेस टाइम, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। यहां देखिए साफ लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड कम होगा। देखिए एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा। कब मरेगा एम्पलीट्यूड? कभी नहीं, इंफिनिटी में मरेगा। समझे? एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो ये हो गया नेचुरल ऑसिलेशन का ग्राफ, ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ, और यहां मैंने बनाया है 3 फोर्स्ड ऑसिलेशन का ग्राफ। ये भी फोर्स्ड ऑसिलेशन है, और ये भी फोर्स्ड ऑसिलेशन है, ये भी फोर्स्ड ऑसिलेशन है। ये तब का ग्राफ है जब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, ये तब का ग्राफ है जब ओमेगा इज मोर देन ओमेगा नॉट। देखिए गच 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 गच, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन एम्पलीट्यूड कम है। और ये तब का ग्राफ है जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो बेटा यहां पर चैप्टर खत्म होता है। अब अगला सेशन में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के आप इस चैप्टर को 2-3 बार देखिए, अच्छे से समझिए। बहुत टेक्निकल है, ऑसिलेशन चैप्टर इज वेरी टेक्निकल, है ना। तो ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट, देन वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, टिल देन, नमस्कारम।